हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के सेट के पीवाईक्यूज का आज है लेक्चर नंबर 2 और कल मैंने आप लोगों के साथ एक लेक्चर डिस्कस किया था एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आपको आइडिया लग गया होगा। आज इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि जब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस की बात आती है तो उस केस में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस की जो ऑर्डर है उसको ध्यान रखते हैं 10 पावर 44। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में भी हम उसका ऑर्डर ध्यान के रख के चलते हैं 10 पावर 17। और कई बार जो एग्जामिनर है वो ज्यादा चतुराई दिखा देता है, ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखा देता है, वो आपसे वैल्यू पूछ लेता है। तो वैल्यू भी आपको याद रख के जानी है। तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू जो होती है 2.24 इंटू 10 पावर 17 होती है। इसको निकाला कैसे जाता है, हमारे पास डेंसिटी हम जब निकालते हैं तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो लिखा जाता है न्यूक्लियाई का वो लिखा था जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड और एम एन, ए माइनस जेड अपॉन एम एन, और यहां पर लिख दिया वी। अब यदि मैं इफ एम पी को मैं लगभग एम एन के इक्वल मान लूं तो यहां से हमारे पास रो का फॉर्मूला बन जाता है जेड एम पी, ये हो जाता है ए एम एन, या एम पी भी लिख सकते हो और इसको आप लिख दो जेड एम पी अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, रो इजक्वल्स टू, पी नहीं रो है रो, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, यहां से बचेगा रो इजक्वल्स टू ए एम पी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम स्पेरिकल है तो इसको लिख दो आप 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करो, कौन सी, आर नॉट ए पावर 1/3। तो ये वैल्यू डालोगे यहां से तो आंसर निकल के आ जाएगा सी, ये आंसर आ जाएगा, है ना। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी। तो मेरा कहने का मतलब है ऑर्डर के साथ साथ इसकी वैल्यू को भी याद रख के चलना, अदरवाइज आता हुआ क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पर घुमा दिया तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, बिल्कुल सही है। चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में स्पिन इंडिपेंडेंट, जबकि न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, जो पैरेलल स्पिन वाले होते हैं उनके लिए न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, हाई। न्यूक्लियर फोर्स इनके लिए होता है हाई, और जो एंटी पैरेलल स्पिन वाले होते हैं उनके लिए जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इनके लिए लो होता है। तो ये स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, जबकि यहां पर लिखा है स्पिन इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर मॉडल एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन को कौन एक्सप्लेन करता है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल। कैसे एक्सप्लेन करता है, जिस तरह से लेटेंट हीट होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, है ना। जब वो उसकी फेज चेंज करता है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो हीट लिबरेट होती है ना। फेज चेंज होता है तो हीट लिबरेट होती है। ठीक इसी तरह से जब कोई न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है, भारी नाभिक, है ना, हैवी न्यूक्लियाई जब टूटता है स्मॉल न्यूक्लियाइज में, तो जो एनर्जी है वो एमिट होती है। तो उसको किससे रिलेट किया गया है, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिलेट किया जाता है। तो ये कहाँ पे एजम्पशन होता है, ये होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए एक तो हम यूज करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है डेल्टा एम अपॉन ए, एक हम यूज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व, और एक हम यूज करते हैं न्यूट्रॉन और किसका, प्रोटॉन का रेशो। इन तीनों को हम स्टेबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का यहां पर कोई रोल नहीं होता, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। If the range of nuclear force is 1.4 Fermi, then the mass of exchange meson, है ना, रेंज दी हुई है, then the mass of exchange meson हमें बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 140.70। डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, सीधा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग डेल्टा ई ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन द न्यूक्लियर सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल। अब न्यूक्लियर सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल के अंदर आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना होता है। एक बार निकालना होता है आपको किसके लिए, एंटी पैरेलल स्पिन के लिए, और एक बार निकालना होता है किसके लिए, पैरेलल स्पिन के लिए। इन दोनों की जब आप पर्टिकुलर वैल्यू लिखते हैं तो यहां से डेल्टा ई की जो वैल्यू प्रोपोर्शनल निकल के आती है वो आती है 12+1, 12+1, जो कि सही आंसर हमें बता रही है कौन सा, ए। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ए ऑप्शन। बीटा डीके इज नॉट अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्री न्यूट्रॉन बट इट इज ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। अब बीटा डीके के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है
या कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है, और ये किसके थ्रू होता है, एक वीक फोर्स के थ्रू होता है, इसलिए जो बीटा डीके है उसको वीक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन अ कोलाइडिंग बीम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन ऑफ रेस्ट एनर्जी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच कोलाइडिंग हेड ऑन। द कोलिजन एनर्जी इन द सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एनर्जी हमें बतानी है। अब कोलिजन एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास के लिए हम दोनों की कोलिजन एनर्जी को कंसिडर कर लेते हैं। तो रिलेटिव एनर्जी को हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या लिखी जाएगी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। अब हमें पी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ये पी, तो ये पी की वैल्यू है 1.0, ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी करो इसको, और इसको भी आप सी करो, यहाँ पर करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। तो ये 1.0 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी, और इसी तरह से इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमें मोमेंटम दिया हुआ है रेस्ट मास एनर्जी का, ये भी मोमेंटम हो गया एम नॉट सी, ये एम नॉट सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी है 5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो दोनों पार्टिकल्स के लिए लिखना है, तो यहाँ पर सम करो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये पी 1 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा पी 2 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो यहाँ पर वैल्यूज डालो तो ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो P1 की वैल्यू आप डालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय सी, सी स्क्वायर होगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ डालोगे आप एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2√26, तो ये आंसर बनेगा 10.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर बनेगा। तो इसमें करेक्शन कर लेना आप है ना, यहाँ पर सी स्क्वायर लगाना और यहाँ पर सी लगाना, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रिएक्शन पाई माइनस और प्लस प्रोटॉन, पायोन है तो माइनस में है, फिर केओन दिया हुआ है और एक स्ट्रेंज नंबर दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि इसकी जो रिएक्शन है वो फॉरबिडन है या वीक इंटरेक्शन से हो रही है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से हो रही है। तो इसके लिए हमें जो अलग अलग कंजर्वेशन है वो चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करूँ चार्ज कंजर्वेशन को, तो ये जो पायोन है इसका चार्ज हो गया -1, प्रोटॉन का चार्ज हो गया +1, स्ट्रेंज जो है इसका हो गया -1, और यहाँ पर जो केओन है इसका चार्ज हो गया +1। तो टोटल चार्ज की वैल्यू दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। फिर स्पिन चेक करोगे तो पायोन के लिए आ जाएगा 0, प्रोटॉन के लिए 1/2, सिग्मा के लिए आ जाएगा, सिग्मा माइनस के लिए आ जाएगा 1/2, और केओन के लिए आ जाएगा 0। तो स्पिन भी कंजर्व हो गई यहाँ पर। फिर अगर ब्रेयन नंबर को चेक करो तो पायोन के लिए 0, प्रोटॉन के लिए 1, सिग्मा माइनस के लिए 1 और केओन के लिए 0। तो यहाँ पर ब्रेयन भी कंजर्व हो गया। इसी तरह से आप चेक कर लो लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर चेक करोगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो सभी के लिए लेप्टॉन नंबर 0, यानी कि लेप्टॉन कंजर्व हो गया। आइसो स्पिन को अगर चेक करोगे तो आइसो स्पिन पाई माइनस का कितना हो गया, -1, प्रोटॉन का कितना हो गया 1/2, सिग्मा का हो गया 0 और केओन का -2। तो यहाँ से -1 प्लस 1/2, तो ये हो गया -1/2, यानी कि ये आइसो स्पिन भी कंजर्व हो गया। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो गई है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा प्लस प्लस, तो डेल्टा प्लस प्लस का क्वार्क स्ट्रक्चर बताना है। तो U की जो वैल्यू है वो होती है कितनी, 2/3, और D की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/3, U क्वार्क और D क्वार्क। तो 2/3 प्लस 2/3 और प्लस 2/3 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2, और प्लस प्लस का मतलब हो गया 2 हो गया। तो 2 चार्ज लाने हैं आपको। तो ये कहाँ पर पॉसिबल है, C में आ रहा है। तो इसका करेक्ट जो क्वार्क स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन बाय बेरन कंजर्वेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन जो है ये केओन प्लस है, यहाँ पाई 0 है, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो केओन का बेरन नंबर 0, यहाँ पर पायोन का 0, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल है। फिर यहाँ पर है के माइनस प्लस डी प्लस पाई प्लस और प्लस सिग्मा माइनस। तो यहाँ पर भी मैंने इनके बेरन नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं LHS पर बन रहा है 1, RHS पर भी बनेगा 1, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है के प्लस, ये लिखा हुआ है लैम्बडा और ये प्लस है इनके बीच में, प्लस, तो प्लस है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो 0 1 0 0, तो यहाँ पर ये कंजर्व नहीं हो रहा है।
तो बैरन नंबर 0 नहीं हो रहा है तो ये फॉरबिडन में आ रहा है, और यहाँ पर ये इक्वल हो गया तो ये भी पॉसिबल है, तो ये इसमें अलाउड नहीं दिख रही है, फॉरबिडन